शुरुआत करते हैं। सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये शेर कमाल का शेर, ये मेरे वालिद शहरियार साहब ने लिखा था। और आई थिंक हम सबको इस वक्त जरूरत है कि एक नई नई सुबह होनी चाहिए, एक नया सूरज हमें हमें जगाए। ये जो एक बहुत ही खौफनाक सा जो ख्वाब और जो एक नाइटमेयर हम लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा आज की इस ई कॉन्सर्ट की। हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वालिद शहरियार साहब की कुछ शायरी से रिलेटेड में कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करूं जो कि पर्सनल हैं मेरे साथ में, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं। मैं उसके बारे में जिक्र कर सकता हूँ। तो सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। गमन का ये शेर और ये गजल आई थिंक आज के दौर पे बहुत ही एप्लीकेबल है। क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। तो इस गजल की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा कि अब्बा ने मुझे इसके बारे में बताया कि इस गजल में शायरी कहाँ पर है। शायरी उसमें सिर्फ एक छोटे से वर्ड से है, वो है सा। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। अगर हम उसको कर दें सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है, तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। तो शायरी की खूबसूरती यह है कि हमें खुद नहीं पता कि वो कोई अच्छी चीज हमें क्यों अट्रैक्ट कर रही है, जो जिसके बारे में हम उसको डिफाइन कर सकें। और शायरी जो है वो, अगर आप उसमें एक एलिमेंट ऑफ मे बी है, जैसे इस लफ्ज में एक एलिमेंट ऑफ मे बी है, इनडेफिनिटनेस है सा। और अगर आपने उसको कॉन्क्रीट कर दिया, आपने उसको डेफिनेट कर दिया, फिर तो आप यू आर ट्राइंग टू बी अ गॉड, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। सो अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी शायरी से लोग रिलेट करें, तो उसमें एक ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है। एक वो कहीं ना कहीं शुड मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। और ये बात मुझे हमेशा मुझे याद रही है, और मैं हमेशा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखने की कोशिश करता हूँ शायरी को, कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं कि एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल। कि कोई एक शेर वो अलग अलग लोगों को अलग तरीके से अपील कर सकता है। और यही आई थिंक शायरी की खूबसूरती है। तो इस तरीके के बहुत से डिस्कशंस मेरे अब्बा के साथ में होते थे, और वो बहुत ही कमाल के शायर थे। उसके अलावा उनका जो एक कोई भी चीज को बयान करने का अंदाज था, बहुत ही यूनिक था अपने आप में। अब्बा का एक इन्फ्लुएंस, अब्बा के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था जाकिर हुसैन साहब का। जाकिर हुसैन साहब इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अब्बा उनका अक्सर जिक्र करा करते थे कि भाई जाकिर साहब ये कहते थे, जाकिर साहब ये कहते थे। तो एक जो उनकी बहुत ही मखसूस सा एक उनका सेंटेंस होता था कि जाकिर साहब कहते हैं कि जो भी काम करो दिल लगा के करो, अपने आप से अच्छा होगा। कि अगर आपको झाड़ू भी लगाना है तो आप ऐसी झाड़ू लगाएं कि लोग कहें कि यार ये किसने झाड़ू लगाई है, इतना इतनी सफाई से किसने झाड़ू लगाई है, लेट्स लेट्स फाइंड आउट हू द पर्सन इज। और फिर आपने एक अब्बा का मिसरा सुना है उमराव जान में, जो कि बहुत मशहूर है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुझे लगता है ऐसा, अब्बा ने मुझसे कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनका जो एक पॉलिसी थी जाकिर साहब की, कि जो भी काम करिए दिल लगाए करिए, अपने आप से अच्छा होगा, उसी तरीके से आई थिंक वो शायद हो सकता है अब्बा ने मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, तो वो अब्बा ने शायद वहीं से गेन किया होगा। अब्बा ने जाकिर साहब के इंतकाल पे एक नज्म लिखी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि वो नज्म अब्बा के किसी भी मजमूए या फिर कुलियात में मौजूद नहीं है। बहुत ही कम लोगों ने उसको सुना होगा। और मुझे पर्सनली बहुत ही फैसिनेट करती है, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो मैं वो नज्म आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा जाकिर साहब के इंतकाल के ऊपर। नसीम सूब रो रही है वादी गुलाब में, लहू की एक बूंद भी नहीं है आफताब में। सफेद सुर्ख फूल आंसुओं में भीगने लगे, फिजा में तितलियों की हिचकियों के शंख बज उठे। अब आप ये देखिए, खूबसूरती देखिए कि फिजा में तितलियों की हिचकियों के शंख बज उठे। उदास निकतों की रेशमी जुबानों पर खुदा का नाम है, हयात बाबे मर्ग से गुजर के जाविदा हुए।
हिसारे जिस्म से निकल के रूह बेकरां हुई, सफर का लाजवाल नशा आखिरश उतर गया, सफीर शहर जिंदगी में ने ढूंढ ली है एक जगह खयाम की। तवील हो रही हैं सरहदें सुकूते शाम की, फरिश्ते आसमान से दुरूद पढ़ने आए हैं। आप ये जस्ट इमेजिन दिस इंटायर इमेजरी, मतलब आई फाइंड इट ब्यूटिफुल कि फरिश्ते आसमान से दुरूद पढ़ने आए हैं, खुदा की रहमतों का एतराफ तुम पे फर्ज है, खुदा की रहमतों का एतराफ तुम पे फर्ज है, तवाफ़े ख़ब्र ज़ाकिर हुसैन तुम पे कर्ज है। तो बहुत ही कमाल की ये नज्म है और आई थॉट इट वाज आई थिंक वन ऑफ हिज फाइनेस्ट पीस ऑफ वर्क। और इसमें एक मैं आपको इसके बारे में एक और दिलचस्प सी बात बताऊं कि इस नज्म को मेरे वालिद और मेरी वालदा ने मिलके कंपोज भी किया था म्यूजिक के सिंगिंग के फॉर्म में, एंड वो लोग उसको मिलके उसको गाते थे, एंड गाते गाते उसको रोने लगते थे। By the time it used to end, they used to start crying because both of them had a lot of fascination for Zakir साहब। तो मैं उस जो उनकी धुन थी उसकी मैं दो लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा कि उनकी धुन क्या थी। नसीमे सुबह रो रही है वादिए गुलाब में, नसीमे सुबह रो रही है वादिए गुलाब में, लहू की एक बूंद भी नहीं है आफताब में, लहू की एक बूंद भी नहीं है आफताब में, नसीमे सुबह रो रही है वादिए गुलाब में। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ चंद बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि शायरी से रिलेटेड अब्बा ने मुझे बताई हैं। उससे पहले मैं एक लोगों का जो बहुत सवाल रहता है अक्सर, मैं उसके बारे में शुरू में मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अब्बा का जो तखल्लुस था शहरियार वो कैसे पड़ा। सो अब्बा के हमारे जो दादा थे वो पुलिस में थे, हमारे ताया भी पुलिस में थे। तो थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र। सो हमारे दादा पुलिस में थे, हमारे ताया पुलिस में थे, और अब हमारे दादा चाहते थे कि अब्बा भी पुलिस में ही जाएं। अब्बा का शौक भी ये था कि अब्बा हॉकी खेलते थे और एथलेटिक्स में थे बहुत ज्यादा। तो अब दादा को लगता था बिल्कुल ये तो सही सही जगह पे जा रहा है, ये खेल कूद में इसको शौक है, तो अब थानेदारी बनना है इसको। तो अब्बा को ये था कि अब्बा को शायद पुलिस में नहीं जाना था, जो भी था। अब्बा घर छोड़ के भाग गए, अब्बा अलीगढ़ आ गए। फिर अब्बा का यहाँ अलीगढ़ में एक अब्बा की मुलाकात हुई खलील रहमान आजमी साहब से, बहुत मशहूर शायर हैं और शायर थे रादर। और उन्होंने उनके अब्बा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और फिर अब्बा उनके घर पे रहने लगे। और शुरू में अब्बा शेर नहीं कहते थे, अब्बा ने काफी लेट शेर कहना शुरू किया। ग्रेजुएशन में जब अब्बा आ गए तब उसके बाद अब्बा ने शेर कहना शुरू किया। तो जब अब्बा ने शेर कहना शुरू किया तो अब ये हुआ कि अब मतलब अखलाक नाम जो है कुछ शायराना नहीं लगता है तुम्हारा को। अब्बा का नाम बेसिकली अखलाक मोहम्मद खान शहरियार है, अखलाक मोहम्मद खान था। और कुंवर लगता था उनके साथ में कि वो राजपूत थे। तो फिर ये हुआ कि उनके दोस्तों ने कहा कि तुम कुंवर कर रख सकते हो, कि अपना नाम जो है तुम मतलब तखल्लुस तुम अपना कुंवर रख सकते हो। तो फिर खलील साहब ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम अपना तखल्लुस शहरियार रखो। कुंवर का मतलब भी प्रिंस होता है और शहरियार का मतलब भी प्रिंस होता है, तो ये तुम्हें सही रहेगा। तो इस तरीके से अब्बा का नाम शहरियार पड़ा। और फिर आज दुनिया भर में उनका जो भी अगर जानता है उनके बारे में तो वो शहरियार के नाम से ही उनको जानते हैं। कुछ चंद अगर मैं बातें बताऊं शायरी से मुताल्लिक अब्बा ने जो मुझसे शेयर करी हैं, मैं आपसे बता सकता हूं कि अब्बा कहते थे कि जो शायरी है और जो रियल लाइफ है, ये दो पैरेलल नदियां बह रही हैं एक साथ।
शायरी और रियल लाइफ पैरेलल नदियां हैं, वो कभी मिल नहीं सकती हैं। दे कैन ग्लांस इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में झांक सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, और उनको मिलना चाहिए भी नहीं। आपकी जो आर्टिस्टिक लाइफ है वो आपकी सेपरेट है, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो सेपरेट है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज अब्बा मुझसे अक्सर कहते थे, और वो आई थिंक सही भी साबित हुई है। उसके अलावा कभी भी अब्बा ने कोई भी ऐसे चीज लिखने की कोशिश नहीं करी जो कि सिर्फ वाहवाही लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे कि बहुत बहुत बार होता है कि अगर राइट्स होते हैं, या फिर कोई अगर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, या फिर कोई और भी इंसिडेंट्स होते हैं सोसाइटी में, तो बहुत बार शायर उससे मुतासर होकर लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि लोगों को एक दिलचस्पी होगी इस उनके क्रिएशन के अंदर। लेकिन अब्बा इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। अगर आप अब्बा की शायरी उठा के देख लें, या फिर अगर आप जब मुशायरों में भी अगर उनको जो जो सुनाते थे, तो कभी भी मुशायरे लूटने के लिए नहीं सुनाते थे। उनका ये कि वो बहुत ही एक ह्यूमन लेवल पे और एक फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे वो लोगों को टच करना चाहते थे। और उनकी बहुत सी गजलों में, नज्मों में आपको सोसाइटी के लिए मैसेजेस मिलेंगे, जैसे कि अभी सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। या फिर एक और गजल थी जो कि गमन में वो भी यूज हुई है कि अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं कल अपने साए से डर गया यारों। तो उसमें एक शेर है कि वो कौन था, कहाँ का था, क्या हुआ था उसे। वो कौन था, कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है कल रात कोई शख्स मर गया यारों। तो ये इस तरीके की चीज है कि आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी दौर पे गरीबों के साथ में जो होता है, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, कि उनकी मौत के ऊपर कोई किसी को पता भी नहीं चलता। इट्स जस्ट अ स्टैटिस्टिक, इट्स जस्ट अ एंड इट्स नॉट इवन अ स्टैटिस्टिक्स मेनी अ टाइम। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि किसी के, गरीबों के या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों के खराब सिचुएशन से या फिर उनकी मौत से। तो इस तरीके की अब्बा की शायरी में आपको सोसाइटी से रिलेटेड बहुत मैसेजेस मिलेंगे। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या, तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या, कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या। तो ये इस तरीके की चीजें ये आपको किसी भी दौर में एप्लीकेबल हो सकती है। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या, कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या। तो अगर आप ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश अगर कोई भी करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन, तो मे बी इट इज नॉट। एंड वही शायर कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने अंदाज में। नारा नहीं लगाते थे, नारा लगाने का उनको बिल्कुल शौक नहीं था। वो अपनी बात को कहते थे और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो लोगों पे छोड़ते थे। और उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि उनकी जो कही हुई बात है वो याद रखी जाएगी, लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट हिज पोइट्री विल सर्वाइव। और अभी भी उनके इंतकाल के इतने सालों के बाद भी हर उनकी उनकी बर्थडे पे और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी पे वो ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनके शेयर होते हैं हर वक्त के हिसाब से आज भी। और वो उनका जो दर्जा है वो और बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सी बातें उनसे मुतालिक हैं। और जो मैं तो हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों को अब बच्चों के लिए जायदाद छोड़ के जाते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब्बा छोड़ के गए हैं वो है उनकी उनकी कही हुई बातें, जो कि मुझे ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में, अलग 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 डेस्टिनेशंस पे मुझे हेल्प करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान में कह के चले जाते हैं, या फिर उनकी उनकी शायरी, उनके शेर मुझे एट टाइम लगता है कि मैं किसी जद्दोजहद में हूँ और कोई उनका शेर एकदम से मेरे माइंड में आ जाता है कि जब बदी के फूल महकेंगे यहाँ, जब बदी के फूल महकेंगे यहाँ, नेकियों पर तुम अपनी शर्माओगे। तो अब ये कि जब जब बुराई के फूल महकेंगे यहाँ, तो नेकियों पर तुम अपनी शर्माओगे, इन द सेंस कि दैट अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बीइंग सेल्फलेस इज नाइस, बट डोंट ओवरडू इट, अदरवाइज यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू विल बी टेकन फॉर अ राइड। तो ये एकदम से मेरे जहन में आता है। फिर उनका एक शेर है कि जो जहां है कदम जमाए रहे, जो जहां है कदम जमाए रहे, न जाने कब ये जमीन चलने लगे। इट्स अ ब्यूटीफुल आई थिंक कपलेट, और इतना हेल्प करता है। बहुत बार हम लोग होते हैं कि जल्दबाजी में होते हैं कि यार ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्या यार हमें क्या ये करना चाहिए।
लेकिन मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट स्टे स्टिल, कि आप जहां पर हैं जस्ट कदम अपने जमाए रखिए इस वक्त। कदम जमाना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि दैट कॉन्स्टेंटली नई नई एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए या फिर नई नई चीज़ों को परस्यू करने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। जैसे कहते थे कि कॉमन सेंस इज समथिंग अनकॉमन, अक्सर कहते थे कॉमन सेंस इज समथिंग अनकॉमन, और वो उनकी शायरी में भी दिखता है। और बहुत बार लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वी लैक अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस एट मेनी टाइम्स। और उनकी शायरी में भी एक बहुत ही लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा चीज़ों का। उसमें एक देयर इज अ इन अ वे लाइक अ साइंटिफिक अप्रोच द वे ही रोट। और कि कोई भी अगर शेर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी मिसरा स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसका एक जो लॉजिकल उसका एक इख्तिताम इन अ वे होना जरूरी है, इन द सेंस कि वो कॉन्टेक्स्ट में होगा, सरप्राइज वैल्यू, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में होगा। उसके अलावा एक चीज अब्बा हमेशा कहते थे कि अच्छी शायरी क्या है। अच्छी शायरी ये है कि लिखने वाला जो है वो खुद सरप्राइज हो जाए कि यार ये मैंने कैसे लिख दिया। कि अगर आप खुद सरप्राइज हो जाएं अपने क्रिएशन से, इसका मतलब ये है कि कुछ बात है उस चीज में। एंड ही वॉज अ वेरी हार्ड क्रिटिक ऑन हिमसेल्फ, बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिक थे अपने खुद के ऊपर। और मेरी खुशकिस्मती है कि उनके इंतकाल से करीबन 20 साल पहले तक कोई भी वो अगर गजल या नज्म लिखते थे तो सबसे पहले मुझे सुनाते थे। आई वॉज हिज फर्स्ट ऑडियंस। मुझे सुनाते थे, उसके बाद फिर मैं उनको अपनी राय बताता था, और उसके बाद फिर वो उसमें चेंजेस करते थे, और चेंजेस करने के बाद फिर से सुनाते थे। तो वो, और एट टाइम्स ये भी होता था कि बोलते थे कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, इसको मैं किसी के सामने सुनाऊंगा नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग इट। बहुत ही रेयरली होता था ऐसा, बहुत ही रेयरली ऐसा था। और ये उन्होंने कहा भी है इस चीज के बारे में, एक अपने इंटरव्यू में मैं अभी कुछ दिनों पहले देख रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो कि मुझे लगता है कि मयार की नहीं है, तो मैं उसको किसी के सामने लाता ही नहीं। तो ही वॉज अ वेरी हार्ड क्रिटिक ऑन हिमसेल्फ। उसके अलावा लेकिन ये है कि लोगों का बहुत बार शौक होता है क्रिटिसाइज करना। तो वो बताते हैं कि भाई किसी का कभी कोई लेटर आता है कि साहब ये आपके शेर में ये मीटर में थोड़ा सा ये था, ये वो था। तो अब्बा ने बोला कि मैं उसको उठा के मैं कूड़े में डाल देता हूँ, कि भाई अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम ही लिख के दिखा दो कुछ। तो दैट वाज हिज अप्रोच। सो ही नेवर, ही वाज वेरी क्लियर दैट वन हैज टू बी अ वेरी हार्ड क्रिटिक ऑफ हिज ओन सेल्फ। आप अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए अपने काम के ऊपर, आप उसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। हर चीज जो है, वो कहते थे कि एक प्रॉपर मिकदार में होना जरूरी है, प्रिसिशन में होना जरूरी है, उसका एक सही जगह उसका फिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद फिर जस्ट डोंट बॉदर, किसी चीज के परस्यू नहीं करना है। उनका एक फेवरेट वर्ड था बेनियाजी, कि इंसान को जो है वो चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अपना काम करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, एकदम बिल्कुल एक्सेलेंस की परसूट आपकी होना चाहिए। दैट शुड बी द एम, एंड दैट शुड बी लाइक एन एवरीडे एम। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर जस्ट लीव इट, कि कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, या फिर अगर फिल्मों में गाने नहीं लिख पाए, या फिर और कहीं यहाँ पर आना चाहिए था, या फिर होता है किसी कमेटी में आना चाहिए था, कुछ नहीं। वो उनका एक कहना था कि भाई उनको अल्लाह में बड़ा भरोसा है कि मुझे तो जितना मैं सोचता था उससे मुझे कहीं ज्यादा मुझे मिला है, और मुझे मिलता ही रहा है। तो मुझे किसी तरीके की कोई लाइफ में कोई ग्रीवेंस नहीं है कि मुझे शायद ये नहीं मिला, या मुझे मुझे शायद ये भी मैं कर सकता था। तो वो एक उनकी खास बात थी। उसके अलावा सिर्फ शायरी करते थे, क्रिटिसिज्म नहीं लिखा, कभी प्रोज पे कुछ नहीं लिखा। तो उनका ये कहना था कि एक काम करो लेकिन अच्छे से करो, और उसके लिए ही वो उतना ही वो काफी है। और ये है कि अपने जिंदगी के आखिर तक उनकी वो रेलिवेंट रहे, उनकी उनका उनका लिखी हुई बातें रेलिवेंट रही, और वो कमाल की चीजें लिखते रहे। जैसे कि उनका एक शेर है जो कि जिसको अगर मैं सुनाता हूँ, मैंने कल फेसबुक में मैंने डाला था, तो लोग थोड़ा सा डर गए कि ऐसा आपने क्यों लिखा। मैंने कहा मैंने तो पहली बार तो लिखा नहीं है। अब उसमें शेर ये था कि दैट आसमां कुछ भी नहीं अब तेरे करने के लिए, आसमां कुछ भी नहीं अब तेरे करने के लिए, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं मरने के लिए। तो जब ये लिखने के बाद उन्होंने मुझे सुनाया था, तो मेरा भी रिएक्शन ये था कि भाई आप इस तरीके से आप क्यों कह रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि देखो यार, शायरी जो है उसको शायरी के तरीके से जज करो, उसको पर्सनल उसमें जो है मत जज करो।
वो एक शायरी की वर्ल्ड है, वो एक अपने आप में, उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट है, लेकिन just judge it on the work from the perspective of art. Don't get into the sentimentality portion. So that is something which is very important, that आपको चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत ज़रूरी है. मैंने भी कोशिश करी है कि वालिद हैं, लेकिन यह है कि एज एन आर्टिस्ट मेरा उनसे बिल्कुल ही अलग एक रिलेशनशिप था और फ्रेंडशिप थी हम लोगों की. और अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जब मैं टीनेज में था और तो डिस्कशन हमारा हो रहा था कि जैसे अब्बा कह रहे थे कि रोमांस के बारे में एक सर्टेन एज में लोगों को बड़ा शौक होता है शायरी पढ़ने का. तो उन्होंने बात करते करते में उन्होंने एक शेर लिख दिया, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक शेर लिख दिया. एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्रेस योर लाइकिंग फॉर समवन. और शेर ये था कि ये भी शेर कहीं है नहीं, उन्होंने बात करते करते में उन्होंने लिखा था कि कितनी मासूम सी तमन्ना है, कितनी मासूम सी तमन्ना है, नाम अपना तेरी जुबान से सुनो. कितनी मासूम सी तमन्ना है, नाम अपना तेरी जुबान से सुनो. तो वो बोले कि देखो इससे बेहतर तरीका कोई है नहीं अपने इजहार को, अगर आप जैसे शाई हैं या फिर आप इफ यू आर स्लाइटली इंट्रोवर्टेड, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू समवन हुम यू लव. सो इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं. अब देखिए, अब्बा की शायरी हर जगह अवेलेबल है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको कुछ उन सर्टेन वर्ड्स जो उनकी शायरी में काफी यूज होते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊं. या आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री. इस ये बहुत आई थिंक इस तरीके का और भी काफी उसमें एम्बिग्विटी जो है उनकी शायरी में इन्हीं सब वर्ड से आती है, और वो एक उसमें सिर्फ एक वर्ड काफी है उसको एम्बिग्विटी बनाने का और उसमें एक रिलेटेबल बनाने का. बिकॉज कोई भी इमोशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं होता है. इमोशन वेरिएबल होता है. इमोशन जो है वो एक किसी नदी की तरह है, उसमें लहरें भी होंगी, अलग अलग किस्म की लहरें होंगी, तो उसको आप एक तरीके से नहीं वो कर सकते हैं. तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ वर्ड्स जो कि अब्बा के वहाँ अक्सर यूज होते हैं, तो वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद कभी मैं और आपको करूंगा. मैंने 2 वर्ड्स फिलहाल मैंने चूज करे हैं. उसमें जो पहला वर्ड है वो है वक्त. तो वक्त से मुताल्लिक जो उनके कुछ शेर हैं जो कि बहुत मशहूर शेर भी हैं, और अगर आप देखेंगे इसमें वक्त जो है वो अलग अलग शेरों में उसकी रेलिवेंस अलग हो जाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है और उसका जो पूरा मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है. तो मैं कोई उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करूंगा. आई जस्ट रिसाइट इट बिफोर यू, और आप खुद जज करिए कि वो शेर आपके ऊपर कैसा असर छोड़ते हैं. वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी, मुझको क्यों बदला नहीं. वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी, मुझको क्यों बदला नहीं. अजीब चीज है ये वक्त जिसको कहते हैं. मुझे लगता है कि इससे बेहतर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिफाइन करना मुश्किल है. आई थिंक he has defined theory of relativity beautifully by this one couplet. अजीब चीज है ये वक्त जिसको कहते हैं, अजीब चीज है ये वक्त जिसको कहते हैं, ये आने पाता भी नहीं और बीत जाता है. अजीब चीज है ये वक्त जिसको कहते हैं, ये आने पाता भी नहीं और बीत जाता है. अब एक जो अगला जो शेर है, मैं आपको उसके पीछे की एक कहानी भी बताऊंगा जो कि अब्बा ने जिसके बारे में मुझे बताया था. तो शेर उनका है कि बहुत कमाल का शेर है कि बेनाम के खौफ से दिल क्यों है परेशान, बेनाम के खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा. बेनाम के खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा. तो अब्बा ने मुझे बताया कि गालिब का एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिक्स्ड है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. तो अब्बा ने कहा कि ये शेर है बेनाम के खौफ से. अगर आप देखिए, बेनाम के खौफ से दिल क्यों है परेशान, कि किसी एक खौफ की वजह से आप
का दिल परेशान है जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। जब आपको पता है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा तो परेशान होने का फायदा क्या है। और गालिब का शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। जब आपको पता है कि एक दिन जो है हर इंसान को मरना है, तो फिर रात भर ना सोना परेशान होके आप क्या कर लेंगे। तो आइडिया सिमिलर है, और ऑब्वियसली सारे वर्ड्स मुख्तलिफ हैं, मीटर सब मुख्तलिफ है, सारे एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन आइडिया जो है वो इस शेर से अब्बा ने लिया था। और उससे एक ये भी एक चीज समझ में आती है, और ये आई थिंक ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इट मे बी दैट कि एक वो क्लासिकल शायरों में अपना वो नाम दर्ज करना चाहते थे, और मेरे ख्याल से उनका नाम है दर्ज क्लासिकल शायरों में, और डेफिनेटली गालिब एंड जी। तो थैंक यू वैभव जी, थैंक यू। तो ये इस तरीके की काफ़ी जगहों पे उनकी शायरी में आपको एक क्लासिकल टच मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बिफोर मैं आगे बढ़ूं, कि अब्बा ने कभी भी अपनी शायरी को आसान बनाने की कोशिश नहीं करी। गालिब, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, गालिब। तो अब्बा ने कभी भी अपनी शायरी को आसान बनाने की कोशिश नहीं करी, कि मतलब जैसे बहुत से शायरों का हम अक्सर देखते हैं कि वो, कि यार वो लोगों के समझ में आना चाहिए, और तो वो कभी उस तरीके से कोशिश नहीं करते थे। उनको जो, जी 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 बिल्कुल, यस समीर, थैंक यू। सो जिस कोई भी अगर शेर की जहां पर भी जो वर्ड्स की जरूरत होती थी वैसे यूज करते थे, कभी ये सोच के नहीं कि भाई यहाँ पर इसको मैं आसान बनाने की कोशिश करूँ। इसी वजह से उनकी एक शायरी में जो आप काफी, जैसे माइल बा करम एक जगह यूज होता है, तो मतलब आपको इकबाल की आपको याद आ जाती है, और तो वो एक लेवल ऑफ ग्रैंडियर उसके अंदर है। तो आगे बढ़ते हुए वक्त से रिलेटेड और जो उनके कुछ शेर हैं, कि हंस रहा था मैं बहुत, गो वक्त वो रोने का था। हंस रहा था मैं बहुत, वक्त गो वक्त वो रोने का था। सख्त कितना मरहला तुझसे जुदा होने का था। हंस रहा था मैं बहुत, गो वक्त वो रोने का था। सख्त कितना मरहला तुझसे जुदा होने का था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फिर वक्त को भला, वक्त को क्यों भला बुरा कहिए, वक्त को क्यों भला बुरा कहिए, तुझको होना ही था जुदा हमसे। वक्त को क्यों भला बुरा कहिए, तुझको होना ही था जुदा हमसे। चल चल के थक गया है कि मंजिल नहीं कोई, चल चल के थक गया है कि मंजिल नहीं कोई। क्यों वक्त एक मोड़ पे ठहरा हुआ सा है। अब फिर से इसमें यहां पर सा आ रहा है। क्यों वक्त एक मोड़ पे ठहरा हुआ सा है, ठहरा हुआ नहीं है, ठहरा हुआ सा है। कहां तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, कहां तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें। ये हसरत है कि इन आंखों से कुछ होता हुआ देखें। बहुत ही खूबसूरत ये शेर है, कि कहां तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, ये हसरत है कि इन आंखों से कुछ होता हुआ देखें। गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज, गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो अभी आपने जब ये मिसरा सुना होगा, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, तो आपको याद आएगा कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो ये उमराव जान में जो ये बहुत मशहूर शेर है, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, तलत अजीज साहब ने जो गाया है, ये जमी चांद से। तो ये ओरिजिनल जो शेर है वो ये है। जी जी अशफाक साहब। तो ओरिजिनल जो शेर है वो ये है कि गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जो कि मशहूर हुआ है, जो मरावजान में जो यूज हुआ है, और बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ये जमी जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो दो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ही बदल हैं। तो ये आई थिंक एक बड़े शायर की आई थिंक पहचान है। जी 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 सराज साहब, जी शुक्रिया।
फिर यह है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, ये तो खैर हर किसी ने सुना हुआ है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। तो ब्रॉजर ने आपने ये भी आपने मशहूर शेर सुना हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो अलग अलग गजलों में, अलग अलग नज्मों में वक्त को उन्होंने अपने ही अंदाज में, अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करी है, और दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल। अभी अभी अगर हम आए, एक और जो वर्ड उनकी शायरी में बहुत यूज होता है और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, वो है नींद। तो नींद जो है वो उनके वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे उसको यूज करते हैं मैं आपको कुछ चंद शेर सुनाना चाहूंगा, और नज़में भी हैं, बड़ी खूबसूरत नज़में भी हैं उसके अंदर। चलो आंखों में फिर से नींद बोएं, चलो आंखों में फिर से नींद बोएं, कि मुद्दत से उसे देखा नहीं है। चलो आंखों में फिर से नींद बोएं, कि मुद्दत से उसे देखा नहीं है। पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे घरों में रात। आंखों को सबकी नींद भी दिए, ख्वाब भी दिए, आंखों को सबकी नींद भी दिए, आंखों को सबकी नींद भी दी, ख्वाब भी दिए, हमको शुमार करती रही दुश्मनों में रात। कमाल का आई थिंक एक्सप्रेशन है। बचपन, किसका बचपन, मतलब अब्बा का अगर बचपन के बारे में अगर आप वैभव साहब बात कर रहे हैं तो स्पेसिफाई अगर आप करें तो दैटली वंडरफुल। तो आंखों को सबकी नींद भी दी, ख्वाब भी दिए, हमको शुमार करती रही दुश्मनों में रात। एक आहट अभी दरवाजे पे लहराई थी, एक आहट अभी दरवाजे पे लहराई थी, एक सरगोशी अभी कानों से टकराई थी। एक आहट अभी दरवाजे पे लहराई थी, एक सरगोशी अभी कानों से टकराई थी। एक खुशबू ने अभी जिस्म को सहलाया था, एक साया अभी कमरे में मेरे आया था। और फिर नींद की दीवार के गिरने की सदा, और फिर नींद की दीवार के गिरने की सदा, और फिर चारों तरफ तेज हवा। तो आप देखिए जरा, इमेजरी देखिए कि और फिर नींद की दीवार के गिरने की सदा, और फिर चारों तरफ तेज हवा। सो दैट इज ब्यूटिफुल। जी, थैंक यू नगमा अब्बासी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो एक और नज्म मैं आपको सुनाता हूं। अब आप इस नज्म में नींद का जिक्र है, लेकिन आप पूरी नज्म की आप जो एक मंजर कशी आप उस पर देखिए, इमेजरी पे देखिए, इट विल सरप्राइज यू, इट विल शॉक यू। कि नुकीले नाखूनों से अपनी खबरें खोदते जाओ, नुकीले नाखूनों से अपनी खबरें खोदते जाओ, थकन से चूर चेहरों पर अभी तक शर्म के आसार बाकी हैं। नुकीले नाखूनों से अपनी खबरें खोदते जाओ, थकन से चूर चेहरों पर अभी तक शर्म के आसार बाकी हैं। अंधेरों के किसी पाताल में उतरे चले जाओ, अंधेरों के किसी पाताल में उतरे चले जाओ, तुम्हारे रत जगों ने नींद को पामाल कर डाला। आसिफ आसिफ भाई, हाथ मत रेज करिए, लिख डालिए। थैंक यू समीर। इट इज डेफिनेटली इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। नुकीले नाखूनों से अपनी खबरें खोदते जाओ, थकन से चूर चेहरों पर अभी तक शर्म के आसार बाकी हैं। अंधेरों के किसी पाताल में उतरे चले जाओ, तुम्हारे रतजगों ने नींद को पामाल कर डाला। आसिफ भाई, इफ यू कैन सेंड योर मैसेज। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ओके फ्रॉम पल्लवी सिंह टू सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक और नज्म मैं आपको सुनाता हूं जिसमें नींद का जिक्र है। अब आप देखिए वो किस खूबसूरती सी है। इस नज्म के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे घर में जो जो महफिलें हुआ करती थी,
थैंक यू वेरी मच अबू अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्लैड कि आप कनाडा से आपने ज्वाइन किया हुआ, थैंक यू वेरी मच। तो इस नज्म को जो हमारे घर में महफिलें होती थी, तो अब जो अब्बा के दोस्त हैं, करीबी दोस्त, उसको बहुत पसंद करते थे। मुझे याद है कि उसको एक क्लासिकल दर्जे में उसको कहा जाता था कि दैट इट इज समथिंग दैट इज, जो बड़ी शायरी जिसको कहते हैं, तो ये नज्म उसमें अव्वल दर्जे में आएगी। तो मैं आपको सुनाता हूँ, इसके ये नज्म सुनाता हूँ। गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। इस बात पे किस वास्ते हैरान हैं आंखें, इस बात पे किस वास्ते हैरान हैं आंखें, पतझड़ में ही होते हैं जुदा पत्ते शजर से। गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। इस बात पे किस वास्ते हैरान हैं आंखें, पतझड़ में ही होते हैं जुदा पत्ते शजर से। तू यूं ही पशेमा है सबब तू नहीं इसका, नींद आती नहीं हमको किसी ख्वाब के डर से। नींद आती नहीं हमको किसी ख्वाब के डर से। तो ये जो गजल है, आई थिंक इसमें कमाल का एक आई थिंक रूहानी एलिमेंट है, जो कि अब्बा के दोस्त अक्सर जो हैं उसको बहुत पसंद करते थे एंड अप्रिशिएट करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, एंड यू आर लाइकिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू। तो हम लोग एंड करेंगे इस कॉन्सर्ट को। प्लीज मेंशन दैट गजल फ्रॉम उमराव जान। अच्छा, गर्दिशे वक्त का कितना बड़ा एहसान है आज, आसिफ साहब ने उस उमराव जान की उस गजल के जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। बट ये उसका आई थिंक उमराव जान की जो गजलें हैं वो तो आई थिंक इतनी पॉपुलर हैं, तो उसके बारे में कुछ नए सिरे से आती नहीं है ख्वाब के डर से, इस्लाम वसो बिल्कुल, यार नींद आती नहीं ख्वाब किसी ख्वाब के डर से। तो ये यही आइडिया है कि दैट किस तरीके से नींद का जिक्र अक्सर उनके उसमें रहता था। नींद की ओस से पलकों को भिगोएं कैसे, जागना जिसका मुकद्दर है हो वो सोए कैसे। एक और मतलब ऐसी मुझे याद आ रही है कि नींद की ओस से पलकों को भिगोएं कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। तो इस तरीके की बहुत सी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग इस कॉन्सर्ट को एंड करेंगे कुछ नगमों के साथ में, जो हम लोगों ने कंपोज करे हैं। बट उससे पहले दो हम नज़में जो हैं आपके सामने म्यूजिक के फॉर्मेट में सुनाएंगे। पर उससे पहले मैं कुछ चुनिंदा नज़में जो मुझे बहुत पसंद है अब्बा की, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो अब्बा ऑब्वियसली बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई शायर गजल और नज्म दोनों में उसको इतनी महारत हो, है ना। आई थिंक अब्बा वाज वन ऑफ देम। बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि जो अब्बा की नज्म की शायरी है वो बहुत ही यूनिक है। तो मैं कुछ बहुत सी नज़में हैं, लेकिन मैं मतलब आई थिंक बहुत टाइम चाहिए, लेकिन एक नज्म में आपको जो जो मुझे बहुत पसंद है वो है कि ख्वाब देखने वाली आंखें, कितनी तेज थी आंधी, कितनी तेज थी आंधी, आंखें मलते मलते सूरज डूबा शाम हुई। कितनी तेज थी आंधी, आंखें मलते मलते सूरज डूबा शाम हुई। दूर से आई आवाजें और इनके पीछे शोर मचाते, रंग रंग की पोशाकों में रेत भरे दस्ताने पहने, रंग रंग की पोशाकों में रेत भरे दस्ताने पहने, नन्हे बच्चे उनके पीछे, उनसे भी कुछ छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे उनके पीछे, उनसे भी कुछ छोटे बच्चे, उनसे आगे लंबे साए, आधी रात के सन्नाटे, शबनम के कतरे, ख्वाब देखने वाली आंखें रोती हैं, ख्वाब देखने वाली आंखें क्या देखें। कमाल की आप देखिए मंजर कशी और एक्सप्रेशन देखिए कि ख्वाब देखने वाली आंखें रोती हैं, ख्वाब देखने वाली आंखें क्या देखें। तो ये सिर्फ अगर आप इन लाइंस को अगर आप देखें तो ये बहुत एप्लीकेबल हो सकती हैं किसी भी दौर के ऊपर।
कि ख्वाब देखने वाली आंखें क्या देखें, ख्वाब देखने वाली आंखें रोती हैं, जब आंखें रोएंगी तो फिर ख्वाब कहां से आएगा। एक और नज्म है, शुक्रिया, एतराफ। तो नज्म का नाम है एतराफ हिंदुस्तानी दानिश्वरों से। एतराफ हिंदुस्तानी दानिश्वरों से। हम बहुत बुज़दिल हैं, हम इकरार करते हैं। हम बहुत बुज़दिल हैं, हम इकरार करते हैं। आसमानों से उधर ले जाके हमको फेंक दो, आसमानों से उधर ले जाके हमको फेंक दो, नीचे बहुत नीचे। मगर ये इल्तिजा है, हाथ आंखें कान लब बाकी रहें या खत्म हो जाएं। हाथ आंखें कान लब बाकी रहें या खत्म हो जाए, बस एक ये रीढ़ की हड्डी ना टूटे, रेंगते रहने की ये आदत ना छूटे। तो ये एतराफ नज्म है हिंदुस्तानी दानिश्वरों से। तो एक और नज्म अब्बा ने लिखी थी हिंदुस्तानी मतलब दानिश्वरों के नाम, मतलब दानिश्वर मतलब इंटेलेक्चुअल्स के नाम, जो कि मुझे हमेशा मेरे जहन में रही और मैं मुझे बहुत ही हमेशा सोचने मजबूर करती है, शायद आप लोगों को भी करे, कि चलते चलते रेंगने वाले ये लोग, चलते चलते रेंगने वाले ये लोग, रेंगने में इनके वो दम कम नहीं। चलते चलते रेंगने वाले ये लोग, रेंगने में इनके वो दम कम नहीं। लगता है जिल्लतें इनको, लगता है जिल्लतें इनको मुस्तहक मिकदार से कुछ कम मिली। मुस्तहक मतलब जितना डिजर्व करते थे जलील होना, शायद उससे कम हुए हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जो मे बी स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी हो सकता है, फिर anyone who wants to pretend as being an intellectual. So it stayed with me. मतलब there's a lot of deeper meaning in this. एक और नज्म है, बहुत कमाल की नज्म है आई थिंक, जो कि अब्बा को जदीद शायरी का एकदम कहा जाता था कि बहुत मतलब इमाम कहा जाता था जदीद शायरी का। तो ये आई थिंक जदीद शायरी की बहुत ही खूबसूरती से बयान करती है, कि इसका नाम है स्टिल लाइफ। उर्दू की नज्म है, नाम है स्टिल लाइफ, अंग्रेजी वाला स्टिल लाइफ। फूल पत्तियां शाखें, फूल पत्तियां शाखें, होंठ हाथ और आंखें। फूल पत्तियां शाखें, होंठ हाथ और आंखें। मौजे खूं सदाए दिल, महताब और सूरज। मुंजमद हैं सबके सब, वक्त की कमी में अब तीर ही नहीं कोई। वक्त की कमा में अब तीर ही नहीं कोई। फूल पत्तियां शाखें, होंठ हाथ और आंखें। मौजे खूं सदाए दिल, महताब और सूरज। मुंजमद हैं सबके सब, वक्त की कमा में जब तीर ही नहीं कोई। वक्त की कमा में, अब जैसे वक्त यहां पर आ रहा है, वक्त की कमान, मतलब कमा से मतलब कमान हुआ, तीर ही नहीं कोई। अब आप ये देखिए, सफर की एक मंजिल, एक नज्म है, सफर की एक मंजिल। हमारी कश्ती के बादबा से हवा उलझती है, पूछती है कि तुमने खुश्की के सब निशानात क्यों मिटाए। समंदरों के सफर में जी का जिया बहुत है, समंदरों में सफर की मंजिल फकत समंदर। समंदरों में सफर का हासिल फकत समंदर। चिराग ख्वाबों के क्यों बुझाए, हमारी कश्ती के बादबा से हवा उलझती है, पूछती है कि तुमने खुश्की के सब निशानात क्यों मिटाए। एक और मैं नज्म सुनाता हूं, परछाइयां। रात के बेकिनार सहरा में अपनी तन्हाइयों से लड़ती हुई, रात के बेकिनार सहरा में अपनी तन्हाइयों से लड़ती हुई, जख्मी रूहों की, प्यासे जिस्मों की सारी परछाइयां शहीद हुई। आप ये देखिए, जख्मी रूहों की, प्यासे जिस्मों की सारी परछाइयां शहीद हुई। ये खबर ताजा रोजनामे की किस वरख पर छपी थी याद नहीं। ब्यूटीफुल, आई थिंक जो नज्मों की अब्बा की शायरी है, आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब हम लोग इस महफिल को एंड करेंगे कुछ कुछ म्यूजिक के साथ में। तो मैंने अब्बा की कुछ चंद गजलें और नज़में, मेरे दोस्त हैं नवनीत केदार साहब अलीगढ़ में, तो उनको भी बहुत ही कमाल का आई थिंक शायरी का भी ज़ौक़ है और म्यूज़िक का भी बहुत उनको ज़ौक़ है। तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने कंपोज करी हैं और उन्होंने कंपोज करी हैं, म्यूज़िक बनाई है, रिकॉर्ड किया है, मैंने गाया है। और आर्टिस्ट अलाउड एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम लोगों ने उसको बहुत बहुत शुक्रिया अबू यार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आर्टिस्ट अलाउड पे वो ये हमारे जो कुछ नगमे हैं वो आए हैं अब्बा के लिखे हुए, और लाखों लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है, और विच इज़ वंडरफुल। और खुश हम लोगों की खुशकिस्मती ये है कि अब्बा ने सुनी है। थैंक यू वेरी मच। अब्बा ने वो गज़लें और नज़में सुनी हुई हैं और उनको पसंद आई थी। और मुझे याद है कि जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मोबाइल पे नवनीत साहब ने उनके वो गज़लें और नज़में डाल दी थी और वो हर वक्त सुनते थे। एंड तो इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, तो इसमें जो गज़लों या नज़मों का जो सिलेक्शन होता है वो मैं नवनीत भाई के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट इन हिमसेल्फ एंड ही डिसाइड्स कि वो अब्बा की कौन सी नज़म या गज़ल कंपोज करना चाहते हैं, एंड देन आई फॉलो। एंड तो लेट्स हैव इंशा। तो मेरी बेटी हैं इंशा, तो वो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रही हैं। तो पहली नज्म है, इसका नाम है वो अंधेरी रात की चाप थी। वो अंधेरी रात की चाप थी जो गुजर गई, वो अंधेरी रात की चाप थी जो गुजर गई। कभी खिड़कियों पे ना झुक सकी, किसी रास्ते में ना रुक सकी। उसे जाने किसकी तलाश थी, मेरी आँख ओस से तर रही, मुझे ख्वाब बुनने की लत रही। कभी एक सूनी सी रह गुजर पे खड़ा था मैं, कभी दूर रेल की पटरियों पे पड़ा था मैं। वो किसी के जिस्म की छाप थी जो गुजर गई, उसे जाने किसकी तलाश थी। मेरे दिल के दश्त की रेत में खिली थी वो, मुझे एक गली में मिली थी वो, उसे मुझसे शौक विसाल था। मेरे ख्वाब मुझसे खफा हुए, मुझे नींद आई मैं सो गया, यही रात जगों का सवाल था। वो अंधेरी रात की चाप थी जो गुजर गई। That's it. Thank you very much. So thank you, Insha. And there's one more.
तो जो अगली नज्म है उसको अब्बा ने लिखा है ऑब्वियसली, एंड नवनीत केदार साहब ने उसका म्यूजिक दिया है, एंड माय डॉटर इंशा इज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा सर, माय डॉटर इंशा इज हेल्पिंग मी आउट हियर। ओके, सो ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तुम मेरे कितने पास हो। अब जो मॉडर्न पोइट्री की आई थिंक एक जो मिसाल हो सकती है, जो जदीद शायरी जिसको कहते हैं, तो आई थिंक this particular nazm is perfectly apt for that. It just defines modern poetry completely. तुम मेरे कितने पास हो, मैं तुमसे कितना दूर हूँ, ये उलझा गोला ऊन का, ये नीली शीशी इत्र की, ये टूटी सुई मेज पर बुक शेल्फ बेतरतीब सा, तस्वीर वो दीवार पर, आंगन में सांसों के दिए, कमरों में खुशबू के भंवर, तुम मेरे कितने पास हो, मैं तुमसे कितना दूर हूँ, जुल्फ़े पशेमा दोष पर, हाथों में वो कुछ फूल से, आंखों में मेरे जिस्म का नन्हा अधूरा अक्स है, लब हिल रहे हैं वो उधर, तुम मेरे कितने पास हो, मैं तुमसे कितना दूर हूँ, ऐ मेहरबान ऐ हमसफर, बेरहम है शामों सहर, उन सातों की दौड़ में अंजाम क्या इसके सिवा, तुम और मेरे पास हो, मैं और तुमसे दूर हूँ, ये उलझा गोला ऊन का, ये नीली शीशी इत्र की, ये टूटी सुई मेज पर बुक शेल्फ बेतरतीब सा, तुम और मेरे पास हो, मैं और तुमसे दूर हूँ। That's it. So बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच नगमा बासी, एंड आप सब लोगों का साथ में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बहुत ही अच्छे कॉज को सपोर्ट करने के लिए, अंबरनाथ स्लम ड्वेलर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अबू यार साहब, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच। तो अशफाक आरफी साहब जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये अब्बा के स्टूडेंट थे, अब्बा के मतलब बहुत ही चहीते स्टूडेंट्स में थे, और सिर्फ अब्बा के स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत ही अब्बा से मोहब्बत करते थे, एंड
बहुत ही अब्बा का ख्याल भी रखते थे, एंड ही loved him dearly and still continues to do that. So फिर से मैं शिल्पी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. रवि, thank you very much to you. Vicky, thank you very much to you as well. And Ravi and Vicky are associated with the entire cause of Ambernath slum dwellers. Shilpi is just spearheading the entire movement for Ambernath slum dwellers. 200 families हैं. प्लीज आप लोग कंटिन्यू करिए डोनेशन करने के लिए उनके लिए. We have collected almost 1 lakh rupees with this courtesy this concert, and I hope कि आप लोग आगे भी इस वर्दी कॉज को आप लोग सपोर्ट करते रहें. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड मैं कोशिश यही करूंगा कि अब्बा की ये इस तरीके जो शायरी से रिलेटेड जो आज हम लोगों ने ये कॉन्सर्ट करी है, ये मैं और भी जगहों पे लेकर जाऊं, और बिकॉज बहुत सी और चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए सिरे से. तो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग कि आप लोगों को पसंद आया है ये पूरा एक एक्सपीरियंस और इस कॉन्सर्ट का, तो डेफिनेटली ये आगे भी इंशाल्लाह मैं करूंगा. थैंक यू वेरी मच रवि, थैंक यू वेरी मच. एंड इसके साथ में हम लोग ये एंड करते हैं. थैंक यू वंस अगेन, एंड प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग. जी बिल्कुल, डन. जलाल सर है सर. थैंक यू, सलाम टू जलाल सर एज वेल. बहुत सलाम एंड प्यार. बहुत बहुत शुक्रिया अबोया सर. इट्स वंडरफुल मीटिंग यू, knowing you, and thank you very much and all the best wishes. Thank you very much.